हैं, एक हेडिंग बनाइएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। रिड्रेसल मैकेनिज्म, आप इसको सिविल सर्विसेज का पेपर देखेंगे तब ये आपको पता चलेगा कि ये सब प्रश्न आ चुके हैं। वैसे ये जो शिकायत उकायत का ये सब टाइप का आप देखेंगे ना, तो सीधा सीधा कोई पेपर नहीं होता है। सीधा सीधा का मतलब सिविल सर्विसेज सिलेबस में मूल अधिकार, संविधान, नीति निर्देशक तत्व तो ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है उसके कोने तक ले गए। जैसे लोग, मतलब आप अच्छे को तो छोड़ दीजिए, आप अच्छा कोई नहीं देखेगा आपका, खराब कितना है वो देखेगा। इसको नोट कर ली। खाना बनाने वाले का खाने में कितना पसीना बहा नहीं देगा, नमक कम है ये बात कही जाती है, मिर्च बहुत ज्यादा डाल दिए, तीखा बहुत ज्यादा है, खाना अच्छा है इसकी तारीफ होगी कि नहीं ये छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कमी है तो शिकायत हो जाएगी। और ये मैंडेटरी इशू है, ये बाय नेचर ये ह्यूमन जो है, जिसको बोले फितरत है, कुछ समझे ना, ये आदमी का स्वभाव का हिस्सा है और ये इनबिल्ट है। जैसे इस कंप्यूटर में कई चीजें इनबिल्ट हैं इस पैनल में, ऐसे आपके अंदर इनबिल्ट है, मतलब इंसान के अंदर इनबिल्ट है कि वो कोई भी चीज होगा तो उसकी शिकायत करेगा, अच्छा नहीं कहेगा। आप कोई कुछ भी करेंगे तो उसमें बोलेंगे यार इसको ऐसे कर दिए होते, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये चीज तुमने बड़ा अच्छा किया। वो जरूरी नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी में नहीं आता है, समझिए ना। तो आमतौर पर जो शिकायतें आती, जैसे हमने बताया कि सेवा में आप वितरण में देरी कर दी, जैसे कोरोना की दवाई है, जब कोरोना की दवाई पैसे की लग रही थी तब शिकायत आ रही थी। तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उस पर ध्यान देना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। कभी कभी कुछ शिकायतें चलती रहती बट इफेक्ट नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं है। जैसे कुछ लोग किसी को बोल देते हैं लेकिन सोचते छोड़ो जाने दो। कुछ देखे होंगे घरेलू शिकायतें होती, लोग सुन लेते हैं, कुछ करते नहीं है, कहीं तो लगा ही रहता है। ऐसे सरकार की तरफ से भी बहुत सारी शिकायतें, आप जैसे बेरोजगारों ने शिकायत किया कि रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो यार, वहां की बात ना हो तो आप 2-2.5 घंटे में हल्ला ही करते रहते हैं। असल में किसी भी शिकायत का एक इफेक्ट लेवल होगा, ठीक है ना। शिकायत में अगर आप इफेक्ट पड़ रहा है तब आपकी शिकायत जेन्युइन मानी जाएगी। अगर वो नहीं जेन्युइन, मतलब इन द सेंस जेन्युइन तो वो भी है बट आपको सीरियस लेगा नहीं। सीरियस नहीं लेने की वजह एक ही कारण है, सीरियस नहीं लेने का एक ही कारण है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शिकायत निवारण तंत्र की ड्यूटी, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बच्चे, इसमें 2 रीजन हो जाते हैं। एक होता है अकाउंटेबिलिटी, और एक होती ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में अगर कमी आएगी तो शिकायत आ जाएगी। तो शिकायत निवारण तंत्र जो है, ये जो है अपना काम करना शुरू करेगा। और शिकायत क्या है जनरली, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, सर्विस में प्रॉब्लम है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो शिकायतें बढ़ेंगी। शिकायत निवारण तंत्र इसको निवारण दे।
जनरली शिकायतों की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन तंत्र के लोग जो होते हैं, जिसे कहते हैं लोकहित में काम करना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का एक चीज और दूसरा मैकेनिज्म अगर आप लेके चलें तो न्यूट्रलिटी में, न्यूट्रलिटी समझते हैं, उदासीनता, उदासीनता। कोई भी व्यक्ति किसी की मदद करना हो या शिकायत दूर करना हो तो वो बेसिकली न्यूट्रलिटी के एरिया में ही करेगा। न्यूट्रलिटी के एरिया का मतलब कोई भी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल, संगठन और पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, जैसे मैं, आपको मुझसे कोई शिकायत हो, राइट, किसी भी प्रकार की, तो मैं न्यूट्रलिटी के एरिया में जाकर ही उसको आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर शिकायत दूर करने में मेरा संगठनात्मक लॉस है, शिकायत तो दूर हो जाएगी लेकिन संगठनात्मक यानी प्रयास आईएएस को नुकसान होगा, तो हम उस नुकसान को बचाने के लिए सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। समझे कि नहीं? हम उस नुकसान को नहीं होने देने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। जब हम एक्टिव हो जाएंगे तो आपका शिकायत दूर नहीं होगा, क्योंकि नुकसान की शर्त पर ही शिकायत अगर दूर होती है तो हम शिकायत, नुकसान ना हो इसके लिए एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो आगे बहुत सारे काम कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करके देर तक काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों के लिए नहीं बना है, वो बरसों बरस आने वाले कई लोगों के लिए बना है। तो उसको नुकसान के लिए करके आपको एक्टिव होना आपकी ड्यूटी है। ऐसे केस में आपकी शिकायत पड़ी रहेगी, वो दूर नहीं करेगा। नंबर 2, व्यक्तिगत, पर्सनल। माना आपकी शिकायत दूर करने में हमारा व्यक्तिगत लॉस है, तो कोई व्यक्ति अपना लॉस करके किसी को फायदा क्यों पहुंचाएगा? तो यहां पर वो अपना लॉस ना हो इसके लिए फिर एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। हिंदी में बोले तो सक्रिय हो जाएगा। तो वो दो परिस्थितियों में सक्रिय हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉस को मेंटेन करने के लिए, अब वो आपकी शिकायत 10 हो, बट अगर उस शिकायत को दूर करने में ऑर्गेनाइजेशन घाटे में है तो सक्रिय हो जाएगी कि इसको घाटे में नहीं ले जाना है, नुकसान नहीं करना है इसका। आपकी शिकायत बनी रह सकती है, शिकायत के साथ संगठन चलता रहेगा, लेकिन संगठन लॉस के साथ नहीं चलेगा। इसलिए देखे होंगे नेताओं से, सरकारों से रोज शिकायत रहती है, उन शिकायतों के साथ सरकार चलती है, लेकिन सरकार अपना नुकसान करके अपनी सरकार गिर जाए और जनता की शिकायत दूर हो जाए, ये कभी नहीं करेगी। ठीक है? कब काम करेगी? जब वो न्यूट्रलिटी में होगी। उदासीनता, उदासीनता कैसे हुआ? हमने आपकी शिकायत को दूर किया, उस शिकायत को दूर करने में संगठनात्मक कोई नुकसान नहीं था और पर्सनल भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम निष्क्रिय हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, हम सक्रिय ही नहीं होंगे। अगर हम पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सक्रिय नहीं होंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। जैसे हम यहां सक्रिय होंगे, जैसे आपने कहा कि सर ये बोतल का पानी ले लें, और मुझे लगता है कि ये पानी लेने से हमारा पर्सनल लॉस है, तो हम सक्रिय हो गए ना, छूना मत इसे।
और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसको लेने से मेरे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉस नहीं है, तो हम अपना पढ़ाने ले रहे, ले लो, कोई बात नहीं। अब आप बाहर जाके बोलें कि मैं सर से बोला कि एक गिलास, एक बोतल पानी ले लेता हूं, सर ने यार मना कर दिया, ये शिकायत आप किसी से करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन में कोई है, कहीं शिकायत तंत्र है, XYZ, करेंगे, है ना? यही तो करेंगे ना कि हमने पानी मांगा, वो शिकायत दूर नहीं होगी। बोले क्लास में मेरी बोतल का पानी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं 2.5 घंटे पढ़ाता हूं, मुझे पूरा बोतल पीना पड़ता है, और मैं क्लास में माइक वाइक लगा करके बैठा रहता हूं, तो ऑनलाइन क्लास होती है, मैं पानी लेने के लिए बाहर नहीं जा सकता, और सुबह 6:30 बजे ऑफिस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मैं उससे पानी मंगवा सकूं, ऐसे में मैं पानी नहीं दे सकता था उसको। अब आपकी ये शिकायत कभी दूर नहीं होगी, इस शिकायत के साथ आपको रहना ही है। आप क्लियर हो रही बात को कि नहीं? तो इस तरीके के जो शिकायत तंत्र है, वहां कहां पे शिकायतें, जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और इस प्रॉब्लम को हल करने कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस में, समझे ना? तो शिकायत जब भी आएगी तो व्यक्ति एक ही सूरत में आपकी शिकायत दूर करेगा, जब उस शिकायत से उसका कोई नुकसान ना हो। इसलिए एक राजनीतिक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कुछ लांछन लगाती है ना, तो दूसरी पार्टी जो उस पार्टी के साथ मेल खाता है, उसका विचार, वह उस पे चुप रहती है, लेकिन जिस पे लांछन लगा वो जोर जोर से चिल्लाएगा। जानकारी है कि गलत हुआ है, लेकिन चुप रहेंगे वो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप ही क्लास में हैं, आपको अगर दिक्कत है लेकिन सामने वाले को संगठन से फायदा है, तो आपकी दिक्कत पे भी वो चुप रहेगा। नहीं समझ में आएगा? जो शिकायत आपको है वही शिकायत इनको है, लेकिन इनकी शिकायत दूर अगर होती है तो आपकी शिकायत के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। इसको कहते हैं फूट डालना। तो मजबूत लोगों की शिकायतें दूर कर दी जाती, कमजोर चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि वो संगठन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी शिकायत दूर कर दो। कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो ग्रीवेंसेस जो हैं एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस को लेके आती है आमतौर पे। जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, अगर अनाज नहीं मिलेगा शिकायत करने लगेंगे। जैसे आपको गैस पे सब्सिडी नहीं मिली, शिकायत करने लगेंगे। गैस का रेट बढ़ा देंगे, शिकायत करने लगेंगे। पेट्रोल का रेट बढ़ा देंगे, शिकायत करने लगेंगे। और भी जो XYZ आप समझ गए हैं, ये सब करने लगेंगे तो शिकायत करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि अगर पेट्रोल का रेट इनकी शिकायत पे हम घटा देंगे, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम अगर घटा देते हैं तो 13,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट सोचेगी कि यार इतना बड़ा अमाउंट का हम लॉस नहीं झेल सकते, तो इस लॉस को बचाने के लिए गवर्नमेंट सक्रिय हो जाएगी और आपकी शिकायत पड़ी रहेगी। इसीलिए तो पेट्रोल का रेट बढ़ने के बाद कितना बवाल कीजिए, कहां घटाते हैं, क्योंकि उस लॉस को मेंटेन करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे ना। क्यों? बेरोजगार को लेके आप आंदोलन करिए और उससे सरकार सक्रिय नहीं हो जाती हाथ पैर तोड़ने के लिए। डंडे जलाओ इनको, सक्रिय हो जाती है। क्यों? अपनी चीज को लॉस होने से बचाने के लिए। मैसेज गलत जा रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं लोग, हमारी गवर्नमेंट को खराब बता रहे हैं, इनको पीट पाट के भगाओ। सक्रिय हो जाती है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो ऐसे हमारे पास शिकायत निवारण तंत्र है। और वो क्या है, थोड़ा सा एक थोड़ी सी लिखानी थी आपको।
इसमें क्योंकि ये चर्चा बहुत बार हुआ है, जैसे सिटीजन चार्टर है, कोई शिकायत है, बोले शिकायत निवारण तंत्र में जाइए। अब शिकायत निवारण तंत्र क्या है प्रभु? द ग्रीवेंसेस आर जनरली इन कॉमन, द ग्रीवेंसेस आर जनरली इन कंसर्न विद, कॉमन बोल दिया था क्या? द ग्रीवेंसेस आर जनरली इन कंसर्न विद लैक ऑफ सर्विस and its delivery, delays in service, delayed in service, lack of transparency and accountability, lack of transparency and accountability, etc. देखें, शिकायतें सामान्य तौर पर सेवा की उपलब्धता, उसके वितरण, डिलीवरी है वितरण की कमी, वितरण की कमी, वितरण में देरी कह सकते हैं कामा लगा के, वितरण में देरी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी आदि से संबंधित, ठीक है, आदि से संबंधित। आगे लिखें, नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन क्लेम टू अकाउंटेबल, नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन क्लेम टू अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव, कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेह, कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेह एंड यूजर फ्रेंडली और उपयोगकर्ता अनुकूल unless it has established an efficient and effective grievance redress mechanism। कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेह, उत्तरदायी, उपयोगकर्ता अनुकूल होने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसने एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित न किया हो। हाँ, क्या समझे? एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित न किया हो। सीधी सी बात है, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जो यूजर है उनके फ्रेंडली हैं, उनको कोई सर्विस में दिक्कत नहीं है, जब तक कि उसके पास शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन इन फैक्ट वास्तव में द जीआरएम, अब जीआरएम कर लीजिए, जीआरएम का मतलब ग्रीवेंसेस रिड्रेस मैकेनिज्म है। जीआरएम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लिखो, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टैंडर्ड टू मेजर, वो तो एक ही चीज आ जा रहा है ना, मेजर भी क्या हुआ, पैमाना किसको बोलेंगे, पैमाना, हाँ, पैमाना बताओ क्या होगा? इज टू मेजर लिखो, चलो छोड़ो, लिखो ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर
इट्स एफिशिएंसी इज टू मेजर करना है, इज टू मेजर इट्स एफिशिएंसी, प्रभावशीलता को मापना मतलब, एंड इफेक्टिवनेस, दक्षता, प्रभावशीलता। वास्तव में किसी संगठन का जीआरएम उसकी दक्षता, जीआरएम उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस बेहतर है तो यह इस बात का संकेत है कि आपका पैमाना ठीक है। इट्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस एज इट प्रोवाइड्स important feedback on the working of the administration. गतिशील को मापने का पैमाना, प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है, क्योंकि यह प्रशासन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करता है। It provides important feedback on the working of the administration. आप स्विट्जरलैंड की बात बताएं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने वहां बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया कुछ साल पहले। ठीक, बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया और भारतीय रुपए में करीब करीब 70-80 हजार पर मंथ था। लेकिन स्विट्जरलैंड के बेरोजगारों ने उस बेरोजगारी भत्ता को लेने से मना कर दिया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं लिया। कोई भी तंत्र जब यह महसूस करता है कि हमें सर्विस में कोई कमी न रह जाए, अगर उनके गुड लाइफ पर इकोनॉमिकली एक डिफेक्ट है और यह गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटी समझती है कि इनको उसकी कंपनसेशन देके या भरपाई करके उनको गुड लाइफ की ओर लाया जा सकता है, लेकिन अगर वहां की पब्लिक को यह लगता है कि हमें यह मुफ्त में पैसा नहीं चाहिए, तो यह इस बात का भी संकेत है कि गवर्नमेंट की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस वहां की जेंट्री में कहीं अधिक खूबसूरती से परोसी गई है। फ्रांस में कहते हैं कि फ्रांस में पैदा होने की आवश्यकता है फ्रांस की जमीन में, बाकी काम वहां की पंचायतें कर देती हैं। तो ये वहां के सिस्टम में, यानी कि वहां का तंत्र में ये इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस है जो ये भरोसा लोग करते हैं। हमारे यहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। कोरोना गए हुए 3 साल हो रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमें अनाज नहीं चाहिए। रिजर्वेशन जिनको नहीं मिला उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, मुफ्त के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सुविधा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यह लड़ाई नागरिकों की एक तरफा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुफ्त में जनता ले रही है तो यह जनता की गलती है, कतई नहीं। हमारे तंत्र ने हमको इस कदर इस स्थान पे खड़ा कर दिया है कि वहां से हमें इस तरीके की सुविधाओं के बाद ही हमारा एग्जिस्टेंस रह सकता है। तंत्र के पास ताकत है। तंत्र के पास जब शिकायतें गई तो सही समय से निवारण क्यों नहीं किया? चाहे इस देश का नक्सलवाद हो, चाहे इस देश की बेरोजगारी हो, चाहे इस देश की महंगाई हो, चाहे इस देश में और भी
विभिन्न प्रकार की समावेशी ढांचे में फंसी हुई वो समस्याएं जहां से जीवन के 4 कदम ठीक से उठाए जा सकते थे, उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में जो एनर्जी भरनी चाहिए थी, ये हमारे 75 साल से तंत्र का फेलियर है कि आज जनता को मुफ्त तक पहुंचना पड़ रहा है। ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये जनता का निकम्मापन नहीं है, ये सीधे सीधे शर्तिया तौर पर सरकारों का फेलियर है, सरकारों की नीतियों का फेलियर है। नहीं, स्विट्जरलैंड में अगर बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार मन बनाती है और स्विट्जरलैंड के लोग बेरोजगारी भत्ता लेने से मना करते हैं, और भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए अभी भी अनाज चाहते हैं कि जिंदगी भर मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे, यह जनता का गड़बड़ी नहीं है। स्विट्जरलैंड की जनता में वो इफिशियंसी, वो इफेक्टिवनेस, वो एनर्जी डेवलप की गई कि वो स्वयं सामर्थ्यवान है अपने जीवन को बेहतर करने में। इसलिए सरकार से कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन, कोई भत्ता नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों ने 75 साल में अपनी गलत नीतियों से जनता को उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां कूड़ा करकट की तरह हो गई हो। न एनर्जी बची, न इफिशियंसी बची, न इफेक्टिवनेस बचा, और जिंदगी बचाने के लिए 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। ये सरासर सरकार का फेलियर है। और एक बड़ी गजब अजब बात है कि इस पर भी सरकारें अपना पीठ थपथपाती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते हैं। हाँ, अगर एक पिता 70 साल की उम्र में अपने 45 साल के एक बच्चे की या 40 साल के एक बच्चे के, उसके बीवी बच्चों को और उसका भी प्लॉट बेच के, पेंशन के पैसे से कहीं कुछ जमीन बेच करके परवरिश कर रहा है, और मोहल्ले में ये बताता है कि मैं तो आज भी अपने बच्चे की परवरिश, अपने नाती पोतों की, बहू की, घर की पूरी, हम तो वहां का प्लॉट बेच दिए, इसके लिए परवरिश आज भी करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किसका फेलियर है ये? उस बच्चे का फेलियर, उसके बेटे का फेलियर, उसके बाप का फेलियर है। 100% उसके बाप का फेलियर है। आपने उसको 25 साल तक पैसा दिया है तो समझ में आया, 27-28 तक पढ़ाया ये भी समझ में आया, 32 साल तक सिविल सर्विसेज का होता है ये भी समझ में आया। लेकिन ये कहां से समझ में आया कि उसकी शादी ब्याह हो गया, 45 साल की उम्र है, और आज भी आप खेत बेच बेच के खर्चा चला रहे हैं। आपने इफेक्टिव स्टेप क्यों नहीं लिया? उसको घर से निकाला क्यों नहीं आपने? उसको भगाया क्यों नहीं अपने घर से? क्यों नहीं उसको कहा कि अब तुम मेरे भरोसे मत रहो? आपने उसमें इफिशियंसी क्यों नहीं भरी? एक टाइम के बाद तो इफिशियंसी डाल देनी चाहिए थी ना। फिर ये सक्सेस नहीं है। ये ब्याह बारात में कहानी सुना करके वाहवाही लेने की चीज नहीं है। वो बच्चे अच्छे होते हैं जो अपने पिताजी को 27-28 में कहते हैं कि पिताजी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, बाकी हम देख लेंगे। ये किसने उस लायक बनाया उसको? स्विट्जरलैंड की जनता ने वही तो किया कि नहीं नहीं आप पैसा मत दो, टेंशन मत लो मेरी, आप सिर्फ वातावरण दिए रहो, बाकी हम देख लेंगे। फिर आप समझ गए ना, गलत पॉलिसी है ये, गलत पॉलिसी। जब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ एनर्जी स्वयं रास्ता बनाती है। नदियों को रास्ता मत दीजिए,
तो ग्रीवेंसेस चला जो ये है, ये महत्वपूर्ण यूनिट क्या है कि जब तंत्र हमारा सशक्त होगा और तंत्र में शिकायत निवारण तंत्र नहीं, तो ध्यान रखना कि वो तंत्र भी ठीक नहीं। ठीक है, हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ GRM, इंपॉर्टेंस ऑफ GRM। GRM का शॉर्ट फॉर्म समझ गए ना बच्चा? हाँ, जिंदगी बहुत शॉर्ट है चेला जिंदगी बहुत शॉर्ट है यार, पढ़ लिख लो, कुछ बना जाओ, थोड़ा सा अपनी कनेक्टिविटी को बच्चा थोड़ा सा वो करो, दिमाग को। तुम तो अपने दिमाग का भी 5% भी नहीं इस्तेमाल करते तुम लोग। हम 10% कर लेते होंगे, तुम 3-4% कर लो, बस इतना अंतर है। कलाम साहब 25-30% कर लिए होंगे, आइंस्टीन भी इसी रेंज में किया होगा। अब दिमाग को हमेशा सुलाए रहेंगे हमेशा सोता रहे, उठना मत मुन्ना। हाँ, दिमाग को सुलाए रहेंगे, है ना, तो फिर दिमाग सोता रहेगा, सक्रिय करो उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ GRM लिखो, 3 बार इंपॉर्टेंस बताता हूं, लिखो ग्रीवेंस GRM लिखो, GRM ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट 2 कर लो, इंस्ट्रूमेंट 2 मेजर इट्स efficiency and effectiveness। किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का एक उपकरण है। पहली प्रमुखता यह है, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट फीडबैक ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करना, संगठन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट लिखिए, इंश्योर्स या इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के समय पर वितरण सुनिश्चित करना, वितरण सुनिश्चित करना। ये 3 इंपॉर्टेंस हैं इसके, ग्रीवेंसेस के। ये क्या हो गया, सुनो, आप शॉर्ट फॉर्म में क्या करोगे, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का एक टूल्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। ये क्या है, अगर संगठन में कामकाज की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, निवारण तंत्र होने से कई काम अपने आप अच्छी प्रतिक्रिया से होकर गुजरते हैं और सेवाओं के समय में डिलीवरी, इसके होने से सेवा जो होगी, डिलीवरी जो होगी, वो सुनिश्चित रहती है। जैसे घर में आपके पिताजी के होने से ही कई 4 काम गलत आप नहीं कर पाते हैं, जबकि वो कहते भी कुछ नहीं है। जैसे आप किचन में जाएंगे तो कई चीजें जो है, बर्तन वर्तन उठाएंगे तो वो डाइनिंग रूम में बैठे हैं तो आप थोड़ा तमीज से ही उठाएंगे। पानी अगर पिएंगे तो वहीं गिलास छोड़ के नहीं जाएंगे, उसको लेके जाकर रख के आएंगी। मतलब अगर कोई तंत्र ऐसा हो तो कई काम आप स्वयं अच्छा करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इज द फादर इज ए टूल्स ऑफ, क्या हो गया, डिसिप्लिन, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, सबका टूल्स है। क्लियर हो? कुछ मदर भी हो सकती है, तो मदर फादर ले लो। आगे हेडिंग बनाइए, GRM ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द एपेक्स लेवल, GRM ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द एपेक्स लेवल, शीर्ष स्तर पर भारत सरकार का शिकायत निवारण तंत्र, शीर्ष स्तर पर भारत सरकार का शिकायत निवारण तंत्र। ठीक, पहला लिखिए या थोड़ा सा लिख लीजिए तब पहला लिखिए। देयर आर
primarily to two nodal agencies in the central government handling these grievances. इन शिकायतों को के लिए केंद्र सरकार में मुख्य रूप से दो नोडल एजेंसियां हैं। मुख्य रूप से दो नोडल एजेंसियां हैं। अब देखो, जैसे आप अभी दोनों नोडल एजेंसी आप जान जाएंगे। अब कहीं पर कोई क्वेश्चन है, दो तरह के होता है बच्चा। शिकायत निवारण तंत्र की नोडल एजेंसियां कौन नहीं है, एक तो प्रीलिम्स में पूछेगा, और एसेसर्सन में और रीजन ओजन में ये सवाल जब पूछेगा तो आपका कंसेप्ट अब क्लियर है। क्या ये इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के लिए है, ये सर्विस वितरण के लिए है, ऐसे इसके इंपॉर्टेंस को आप जान गए। अब उसको कलाबाजी करने दीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन में जाएंगे तब एंगल मिलता है। गाड़ी पार्क में सीखी जाती है और चढ़ाई ट्रैफिक में जाती है। ट्रैफिक में सीख करके कोई पार्क में नहीं चलाता है, पार्क में सीख करके ट्रैफिक में जाता है। जब आप ट्रैफिक में जाएंगे तब आपको एंगल मिलेगा, आपकी ड्राइविंग में इनपुट बड़ा होगा। तब एजेंसी मतलब जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब एंगल इसका समझ में आएगा। अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, इसके क्वेश्चन को एंगल, देखो यार कुछ काम तो खुद भी करो ना। आप अगर पेपर ऊपर देखने की आदत नहीं डालेंगे तो फिर हम किसी दिन मूड आएगा तो ऐसे पेपर पढ़े रहेंगे तो हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन रोज मेरी ये कहानी का हिस्सा नहीं होना चाहिए ना। अब आप ऐसे सवाल को जब आप स्वयं देखेंगे तब आपको आइडिया आएगा। इसलिए आप गाड़ी पार्क में चलाएं और अपने पार्किंग में खड़ी कर दें तो कभी ड्राइविंग का सेंस नहीं डेवलप होगा। जैसे हमने लिखा है और आपने घर में पढ़ लिया तो कभी कॉम्पिटिटिव सेंस नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव सेंस हमेशा क्वेश्चन देगा आपको। तो पार्क में गाड़ी सीखिए और सड़क पे चलाइए। सड़क पे चलाएंगे तो कैसे भीड़ में निकालना है, कैसे सट गई है तो कैसे करना है, बैक कैसे करना है, छोटे से जगह पे कैसे घुमाना है, वो सब आप जब ऐसे जगह पर होंगे तभी वो अप्रोच डेवलप होंगे। तो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ कंपटीशन में खींचता है, क्वेश्चन है ना। तो इसमें जरा टू नोडल एजेंसीज की बात कही, फर्स्ट लिख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पहला लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कामा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पर्सनल की स्पेलिंग है PERSONNEL, एक पर्सनल होता है, पर्सोनल है, यहां कार्मिक है। ठीक है रुचि, लिख लिया बेटा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कामा कार्मिक, कामा लगा के लिखो, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, लिखो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कामा पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये दो एजेंसी में एक एजेंसी ये है। दूसरे लिखो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, कामा कैबिनेट सेक्रेटरीट, लोक शिकायत निदेशालय, कामा कैबिनेट सचिवालय। ये मैंने शीर्ष स्तर के GRM बताया हूं। अपेक्स लिखो पब्लिक, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस,
कामा लिखो कैबिनेट सेक्रेटरीट, लोक शिकायत निदेशालय कैबिनेट सचिवालय। अब लिखिए, एक हेडिंग बनाइए, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस जीआरएम, या ऐसा लिखो, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रीड्रेस, पूरा लिख लो, रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको लिखो बच्चा, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, इसको हिंदी में बोलते हैं, केंद्रीय शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। इसमें 3-4 पॉइंट हम बताएंगे। पहला लिखिए, देयर, या लिखें इट इज एन ऑनलाइन वेब इनबिल्ड सिस्टम, इनबिल्ड ENA लिखो, BLED कर दो, इनबिल्ड सिस्टम। इट इज एन ऑनलाइन वेब इनबिल्ड सिस्टम, इसको बोलते हैं, यह एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली है। वेब है WEB, वेबसाइट से मतलब है वेब। हाँ, आप लोगों ने क्या लिख दिया, WEB लिख दिया गया, वेब। हाँ हाँ ठीक है, ऑनलाइन जहां लिख दिया तो वेब का मतलब आप समझ जाया करो, ऑनलाइन तो वही आएगा। यह एक ऑनलाइन वेब सक्षम प्रणाली है, लिख लिए। हाँ हाँ लिखो, इट वाज, बोर हो रहे हो क्या? अरे कुछ सीखो यार, क्या बताएं। लिखो, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे लिखो, इट इज अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल द मिनिस्ट्रीज, है ना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों से जुड़ा एक पोर्टल है, ये आपको अब बता रहे हैं तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन यह बिना बताए आप जान भी नहीं पाएंगे, जाएंगे ही नहीं यहां तक, आपकी यात्रा ही नहीं होगी यहां तक, समझिए ना। तीसरा, एवरी मिनिस्ट्री एंड स्टेट हैव रोल बेस्ड access, have role based access to this system। प्रत्येक मंत्रालय और राज्य की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है, भूमिका आधारित पहुंच है।
नेक्स्ट लिखो, इट या ऐसा लिखो, द सिटीजन टू ट्रैक ऑनलाइन ग्रीवेंस बीइंग फॉलोइंग अप with departments concerned. नागरिकों को संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं कहां क्या स्थिति बन रही है। लास्ट लिखें, द प्रोसीजर इंक्लूड्स इस प्रक्रिया में डैश करके लिखें, अ सीनियर ऑफिसर एक वरिष्ठ अधिकारी एज द डायरेक्टर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफिसर as the director of grievances officers in every office to ensure that the system remains accessible लिखाने दे बेटा अभी इनको, accessible, simple, quick, fair and responsive लिखते जा रहे हैं कि नहीं, remains accessible, simple, quick, fair and responsive and fixing the time limit for disposal of work fixing the time limit of disposal of work relating to public grievances and staff grievances. इस प्रक्रिया में डैश करके लिखो बच्चे तुम, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक प्रणाली सुलभ, एक्सेसिबल, सिंपल, सरल, त्वरित, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनी रहे। प्रत्येक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक या शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना, डिग्निफाई कर देना उसको, उस जगह के लिए बनाना उसको, और सार्वजनिक शिकायतों और कर्मचारियों, शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना और सार्वजनिक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित कार्य के निपटान के लिए समय सीमा तय करना शामिल है। ये जो बेटा शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है उसका ये काम है। अब इसमें दो लाइन आप एक और नहीं समझे, सिर्फ जनता की नहीं है, एक और लिखा है, कौन किसकी शिकायत,
दो शिकायत हो गई, किसकी? हाँ, पब्लिक और स्टाफ भी आ गया, उन दोनों का ये दूर करता है। ठीक, हेडिंग बनाओ बच्चा, प्रोसेस, प्रोसीजर लिखो, प्रोसेस नहीं, प्रोसीजर, प्रक्रिया। लिखे, एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रत्येक सरकारी विभाग, आर पब्लिक अथॉरिटी या सार्वजनिक प्राधिकरण, शैल क्रिएट एन इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर, प्रत्येक सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण शिकायतों को संभालने के लिए टू हैंडल कंप्लेंट्स, लिख लीजिए, टू हैंडल कंप्लेंट्स, शिकायतों को संभालने के लिए सूचना और सुविधा केंद्र बनाएगा। प्रोसीजर ये है। लिखो, एक्शन, लिखो डिजाइन, लिखो एक्शन एंड रिपोर्ट्स, कार्रवाई और रिपोर्ट, एंड हाउ हिज कंप्लेंट्स वाज हैंडल्ड, और शिकायत को कैसे संभाला गया। लिखो, कार्रवाई, रिपोर्ट एंड कैसे उसको संभाला गया, शिकायत कैसे असल में क्या होता है ना बच्चा, एक कंपनी में एक इंटरव्यू चल रहा है, एक लड़का और एक लड़की को एक टास्क दिया गया कि जहां बाहर कहीं आप जाइए, बिना पैसे के उसका पैसा ले लेता है, बिना पैसे के आप कुछ भी खरीदारी करके आइए आप, ठीक है, बिना पैसे के आप किसी भी तरह की कुछ खरीदारी करके आइए। उसका बल्क अमाउंट बताया कि 100 रुपए तक की चीज आप खरीद के ले आइए और आपके पास पैसे नहीं है। तो वो लड़की जाती है तो कंपनी के थोड़े बाहर देखती है कि एक, और उसको 15 मिनट का समय मिलता है कि 15 मिनट के अंदर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाइए। ये टास्क है आपके लिए, यही सिलेक्शन का ग्राउंड है। तो लड़की जाती है तो वहां पर वो उससे 100 रुपए के, ये कितने का, वो तो कितने का सामान लेती है, पर्ची बनवाती 100 रुपए की और लेके कहती है, जाने लगती है। तो आदमी कहता है मैडम पैसा। उसने कहा कि तुमको नहीं पता है ये कंपनी की मैं मालकिन हूं। बोला मैंने कभी देखा नहीं आपको, मैं तो कई सालों से यही हूं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बोले नहीं नहीं, अभी हमने नया नया डील किया, मैंने इस कंपनी को खरीद लिया, और खबरदार अगर तुमने दोबारा पैसा मांगा ना तो ये ठेले जो तेरा ये दुकान है इसको हटवा दूंगी मैं। उसने रौब झाड़ करके वो पैसा लेके चली आई, वो सामान लेके चली आई। तो 5 मिनट भी नहीं लगे। तो वो बहुत खुश थी कि हमने तो कर लिया जैसे तैसे। अब उस लड़के की बारी थी।
तो लड़का दुकान पे गया तो पहले बोला कि मुझे 100 रुपए का आप सामान दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये समस्या है। अपनी कुछ कहानी गाथा बताता है। बोला नहीं, अगर आप ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, मतलब मैं कहीं और ट्राई करूंगा, लेकिन हमारे पास समय भी नहीं है, हमको 15 मिनट में ही ये काम करना है और समय एक जैसा नहीं होता, आज पैसे नहीं है, कल हो जाएंगे, क्या पता हम आपकी और दिन वापस कर दें, बट आज मुझे 100 रुपए का आप उधार दे दीजिए। तो उसकी बातों से वो उतना कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने कहा कि एक काम करिए, आप मेरी ये घड़ी ले लीजिए, है ना, ये 1500 की घड़ी है, आप इसको रख लीजिए और मुझे 100 रुपए का सामान दे दीजिए। आप इसको बेचेंगे तब भी आपको 500-600 रुपए तो मिल ही जाएंगे, दुकानदार को उसने कहा। तो दुकानदार ने उसको लगा होगा कि भाई अब तो ये जेन्युइन है तो तभी दे रहा है, तो उसने उसको सामान दे दिया। उस लड़की इस लड़के में सामान दोनों ले गए, बट टाइम उसका तरीका अलग था। तो उस लड़के से पूछा गया कि भाई आपने घड़ी दे दिया 500-600, 1000-1500 की और 100 रुपए का सामान लाया, तो आपने घाटा कर दिया। तो उसने कहा कि ये बात ठीक है कि मैंने बड़ा घाटा कर लिया अपना, लेकिन दूसरे को घाटा नहीं होने दिया। ना हमने उसके साथ कोई बदतमीजी किया, ना कोई जोर जबरदस्ती किया, ना हमने उसका कोई नुकसान किया। मतलब उसकी तरफ से मेरे पास यहां कोई शिकायत नहीं आ सकती, कोई ग्रीवेंसेस नहीं है उसके। लेकिन उसने कहा कि लड़की को कहा कि आपने जो काम करके आई हैं, इससे वो दुकानदार इस कंपनी में आकर के शिकायत कर सकता है। तो कंपनी शिकायत दूर करने पे ध्यान दे या सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने पे ध्यान दे। आपका तरीका यह है कि दूसरों को डरा धमका के उसका नुकसान करना अपने निजी फायदे के लिए। अतः सिलेक्शन इनका होता है। किसका? उस लड़के का। तो ऐसे ही है कि ग्रेवेंसेस जो हैं, अगर आप कोई माना कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें यह देख लीजिए कि नुकसान किसका किया। उसने पर्सनल नुकसान किया, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं किया। उस लड़की ने ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान किया, ना कि पर्सनल किया। इसलिए कभी भी देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल नुकसान में तुरंत जेल होती है। आप कभी भी देखिएगा। इसलिए पूरी जिंदगी में इस बात को नोट करके चलिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लॉस मत करना। और वित्तीय हेराफेरी ऑर्गेनाइजेशनल लॉस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। वित्त बगैर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा बगैर कुछ नहीं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय नुकसान करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन या जो एजेंसीज है वो नहीं बख्शेंगे। इसीलिए देखेंगे 1000 रुपए की रिश्वत लेने वाले को भी कड़े से कड़े दंड का प्रावधान है। उसको जेल भेज ही देते हैं, रंगों हाथ पकड़ा गया। रिश्वत लेने के लिए 1,00,000-2 लाख की जरूरत नहीं, 1000 रुपए भी अगर आप लेते पकड़े गए तब भी जेल जाना तय है। समझिए ना, वित्तीय हेराफेरी कोई भी करेगा जेल जाएगा, क्योंकि वित्तीय व्यवस्थाओं से सारी व्यवस्थाओं के खतरे पैदा होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर खतरा हुआ तो बाकी लोगों के लिए काम करने में कमजोर हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर प्लान को भी संकट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। शिकायत को कैसे संभाला गया। एक प्रकार से मैं यहां ये बताना, उदाहरण ये था कि
इस टास्क को आपने कैसे मैनेज किया कि आपको 100 रुपए का फ्री सामान लाना है, इस टास्क को आपने कैसे मैनेज किया? डरा धमका के किया, देखो बवाली क्रिएट कर दिया ना आपने तो, क्यों? नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर सिटीजन हु आर अनहैप्पी विद सर्विस, फॉर सिटीजन्स कर लिए, नागरिकों आता है, हु आर unhappy with the service provided to them from a government office, जो नागरिक सरकार, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में that is under the jurisdiction of central government office, that is under the jurisdiction of central government, जो नागरिक केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी कार्यालय से उन्हें प्रदान की गई सेवा से नाखुश हैं, उन्हें प्रदान की गई सेवा से नाखुश हैं, जो नागरिक केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी कार्यालय से उन्हें प्रदान की गई सेवा से नाखुश हैं, दे कैन फाइनली अपील टू द सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस कमीशन, वे अंततः केंद्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग में अपील कर सकते हैं, वे अंततः केंद्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग में अपील कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, अथॉरिटी हैज टू इंश्योर, नेक्स्ट, अथॉरिटी हैज टू इंश्योर दैट द पर्सन, इंश्योर द अपील इज एक्टेड अपॉन विद इन 30 days, एक्टेड अपॉन विद इन 30 days। प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपील पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। सुनवाई के बाद क्या हो सकता है बेटा, लिखो, अधिकारी जिसके खिलाफ शिकायत है उस पर एक्शन लिया जा सकता है और जिसने शिकायत किया है उसको मुआवजा दिया जा सकता है। ठीक है ना, लिखो, टू रिलेटेड ऑफिसर या रिलेटेड, हाँ लिखो, टू रिलेटेड ऑफिसर कैन फाइन ठीक है ना, उस पर फाइन हो सकता है, मतलब रिलेटेड ऑफिसर पर। और जो दूसरा वाला है उस पर क्या मिल सकता है, एंड करके लिख सकते हैं, कंपनसेशन द सिटीजन, नागरिक को मुआवजा, हाँ, उस पर फाइन लगेगा, एक्शन हो गया और आप पे को मुआवजा मिल सकता है। ये प्रोसीजर्स हैं, अपने करते होंगे वो।
अगर मान लो कोई जो भी प्राधिकारी है उससे नाखुश है, मान लो उस पर आपने मुआवजा, उस पर आपने दंड लगा दिया, तो क्या कर सकता है वो बच्चा चला जाएगा दूसरी बड़ी एजेंसी के पास, चला जाएगा शिकायत निवारण की दूसरी एजेंसी के पास जो स्टेट लेवल की होगी। ठीक है ना, जैसे कोई कचहरी से हाई कोर्ट चला जाता है, ऐसे हायरार्की में दूसरी एजेंसी के पास जाएगा। वे फॉरवर्ड एक हेडिंग बनाइए, आगे बढ़ने का रास्ता, वे फॉरवर्ड। लिखो, विद इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल, बढ़ते शिक्षा स्तर एंड राइजिंग अवेयरनेस, बढ़ते शिक्षा स्तर एंड राइजिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग one's rights and obligation for government, the demand for better GRM will further increase। बढ़ते शिक्षा स्तर और सरकार के प्रति अपने अधिकारों और दायित्वों, सरकार के प्रति अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिकायत, दायित्वों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, बढ़ती जागरूकता के साथ बेहतर जीआरएम की मांग और बढ़ेगी। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जागरूक हो सकता है। शिक्षा और जागरूकता का कोई ठीक संबंध नहीं है। लोगों को लगता है कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जागरूक हो जाएंगे। यह बात किसी जमाने में हो सकता है कि जब शिक्षा बहुत कम थी तो ये लागू हुई हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जितने लोगों के दायरे में हम लोग रहते हैं सब शिक्षित ही तो हैं, लेकिन जागरूक नहीं। तो उसी पॉइंट ऑफ इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर, जब शिक्षा का स्तर और बढ़ चुका होगा तो जो ग्रीवेंसेस हैं उसको लेकर के पब्लिक में सक्रियता आएगी। मैं थोड़ा यहां पर हल्का सा इसको डाउट में डालते हुए एक क्लियर लाइन ये देना चाह रहा हूं कि शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर से नहीं, उच्च जागरूकता से ग्रीवेंसेस के स्तर में बढ़ोतरी होगी। समझ गए ना? आपका सोचने का, जागरूक होने का एक स्तर होना चाहिए। शिक्षा, कई लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं, कुछ मूर्ख ही हैं ज्यादा। डिग्री बहुत बड़ी है, मूर्खता भी उसी लेवल की बनी हुई है। समझ गए ना? यही है आगे बढ़ने का रास्ता। ये है ग्रीवेंसेस की जानकारी थी आपको। ठीक है कि जब तो जीआरएम क्या मतलब रोल और बढ़ेगा, डिमांड और बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? जब बच्चा जागरूकता आएगी। जागो ग्राहक जागो, जागने की बात करता है। एक चौकीदार भी मोहल्ले में आवाज लगाता है तो क्या कहता है? जागते रहो। कहीं कहता है पढ़ते रहो। कभी ऐसे आवाज लगाए हो रात को? पढ़ते रहो, अखबार पढ़ते रहो, किताब पढ़ते रहो। बोला? वो कहता है जागते रहो।
और कंज्यूमर को जगाने के लिए क्या कहता है, जागो ग्राहक जागो। अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, आरबीआई कहता है, आता है ना, आरबीआई कहता है अपना पिन कोड फलाना, ये पढ़ाई लिखाई से आएगा नहीं, जागरूकता से आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पिन कोड एमएससी करके भी दे दिए हैं। हाँ, एमएससी थे अब पिन कोड किसी और को दे दिए। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होशियार थे, उन्हीं के अकाउंट हैक हुआ है, पैसा निकल गया। पढ़ाई लिखाई के कारण हुआ। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, जागरूकता अलग है। अकबर पढ़ा लिखा था? अरे यार, अशोक महान था ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में गया था डिग्री लेने? हाँ बताओ। शासन चलाने का जो जुडिक्शन है, जो काम है, जो समझ है, वो इंपॉर्टेंट है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है? रिक्शा वाला चलाने वाला जो रिक्शा चलाकर अपने बेटे को आईएएस बना दिया, वो जागरूक था ना? शिक्षित नहीं था, जागरूक था। और जो बड़े बड़े तुर्रम खां बने हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनके बच्चे एटीएम लूट रहे हैं, जागरूक हैं? जागरूकता अलग चीज है। जैसे आप सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं ना बेटा, आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्या प्रॉब्लम है आपका? आप पढ़ने आते हैं, आप पढ़ने आते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप पढ़ने आए। आप सिविल सर्विसेज को सीखने आइए। पढ़ाई तो छोटा एलिमेंट है यार उसका। आप किताब को पढ़ने क्यों आते हैं? संविधान में ऐसा क्या लिखा है जो आप नहीं पढ़ सकते? हमारी जरूरत है आपको। सिविल सर्विसेज सीखने आइए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सवाल होता है ना, वो जिस भाव से, जिस तौर तरीके से डिजाइन है, उसमें आपको सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो एक स्वरूप है, वो थोड़ा सा बड़ा लाना पड़ता है। उसका लेवल एपेक्स लेवल लेना है। सामान्य सवाल नहीं होते हैं। जो प्रेजेंटेशन है वो सीखिए। प्रश्न में जो पूछा गया उतना बताइए, ना अतिरिक्त बताना है ना कम बताना है। प्रश्न में जो पूछा वो बताइए, प्रेजेंटेशन सीखिए, इवैल्यूएशन में, ताकि आप खरे उतरें। तो सीखने आइए। आप पढ़ने आ जाते हैं। पढ़ तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी रहे थे यार, यहां सीखो।